हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर आरती हियर। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि आप सब ने हमारे पिछले वीडियोस को काफ़ी पसंद किया है और काफ़ी इनकरेजिंग कमेंट्स भी हमें दिए हैं। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा हिस्ट्री का जो चैप्टर है द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके हम 2 टॉपिक्स शुरू के जो हैं उन्हें हम अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम अपने इस वीडियो में नेक्स्ट 2 टॉपिक यानी द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 और द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इन दोनों टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि फ्रांस से नेशनलिज्म की भावना का प्रसार यूरोप के दूसरे हिस्सों में हुआ था और नेपोलियन ने भी नेशनलिज्म की भावना को रेवोल्यूशनरी वॉर्स के द्वारा दूसरे हिस्सों में यूरोप के पहुंचाया था। लेकिन 1815 में जब यूरोपियन पावर्स ने नेपोलियन को हराया और ट्रीटी ऑफ वियना पर सिग्नेचर किए तो उन्होंने फ्रांस में और यूरोप के दूसरे हिस्सों में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ को फिर से रिस्टोर किया, कंजर्वेटिव्स को शक्तिशाली बनाया और लिबरल्स को सप्रेस करने का काम किया। तब लिबरल्स ने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई और नेशनलिज्म की भावना का प्रचार प्रसार किया। जैसे कि अगर हम फ्रांस में देखें तो ट्रीटी ऑफ वियना ने बार्बन किंग्स के शासन को रिस्टोर किया था। सत्ता फिर से ऑटोक्रेटिक मोनार्की यानी कि तानाशाह राजतंत्र के हाथ में आ गई थी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने 1830 में बार्बन किंग्स को सत्ता से उखाड़ फेंका और उन्होंने एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल किया जिसका राजा उन्होंने लुइस फिलिप को बनाया। तो लुइस फिलिप जो था उसका चुनाव के द्वारा उन्होंने एक नया राजा बनाया और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी उसको स्थापित करने का काम रेवोल्यूशनरीज ने करा था। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर यूरोप के दूसरे देशों में भी हुआ और बेल्जियम और ग्रीस जैसे देश जो थे उनमें भी अपराइजिंग शुरू हो गया, रिवॉल्ट शुरू हो गया था। जैसा कि एक बार मेटरनिख ने कहा भी था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। उसका कहने का अर्थ ये था कि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू होता है तो उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ता है। मेटरनिख ने क्या कहा था ये आपको पता होना चाहिए और ये मेटरनिख कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले के अपने वीडियो में जाना था कि मेटरनिख ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट था जिसने वियना कांग्रेस को होस्ट किया था। तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर जो है वो यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी पड़ा और बेल्जियम और ग्रीस जो थे वहाँ भी अपराइजिंग हुई। इसी तरह से ग्रीस जो था उस समय पर ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। ऑटोमन एम्पायर टर्की का शासक के अधीन था, टर्की के शासक के अधीन था। टर्की के शासक ने जब ग्रीस में अपराइजिंग हुई तो 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया। इस तरह से ग्रीस जो था वो भी ऑटोमन एम्पायर से उसने अपराइजिंग की, उसने रिवॉल्ट किया और उससे एक
इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्निशन मिला। 1830 से 1848 के बीच में यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाने में वहाँ के राइटर्स ने, पेंटर्स ने और म्यूजिशियंस ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहाँ के राइटर्स ने ऐसी स्टोरीज़ और पोएम्स लिखी जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाती थी। ऐसी पेंटर्स ने ऐसी पेंटिंग्स बनाई, म्यूजिशियंस ने ऐसा म्यूज़िक दिया जो कि नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाता था। इस तरह से उस समय एक कल्चरल मूवमेंट शुरू हुआ जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाने का काम किया। इसी को हिस्ट्री में रोमांटिसिज्म यानी कि रोमानीवाद हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में रोमांटिसिज्म कहते हैं। ये रोमांटिसिज्म उस समय शुरू हुआ यूरोप में। अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर थे डेलाक्रॉक्स, जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स के द्वारा नेशनलिज्म की भावनाओं को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इसी तरह से जर्मन फिलोसोफर हुए जॉन गॉटफ्राइड, इन्होंने भी फोक कल्चर के द्वारा नेशनलिज्म की भावनाओं को बढ़ाने पर जोर दिया। पोलैंड के कैरोल करपेंस्की थे, जिन्होंने अपने म्यूज़िक के द्वारा नेशनल फीलिंग्स को बढ़ाने का काम किया। जैकब एंड विल्हेम ग्रिम थे जर्मनी में, जिन्होंने ग्रिम्स फेयरी टेल्स नाम की फोक टेल्स पब्लिश की थी, जिससे उन्होंने वहाँ पर नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने का काम किया था। इस तरह से वहाँ के राइटर्स ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बढ़ाने के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि वहाँ की देशी भाषा जो थी उसका उपयोग किया था। इसलिए रोमांटिसिज्म क्या था ये आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पता होना चाहिए कि एक कल्चरल मूवमेंट था जिसने यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। पिछली स्लाइड में हमने जाना कि 1830 में फ्रांस में लिबरल्स ने बार्बन किंग्स की सत्ता को उखाड़ फेंका और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की थी और लुइस फिलिप को राजा चुना गया था। लेकिन फ्रांस में और यूरोप में भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में पॉपुलेशन तेज़ी के साथ बढ़ी और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी, गरीबी ये सब भी तेज़ी के साथ बढ़ी। इन कठिनाइयों से दुखी होकर के पेरिस में जनता सड़कों पर आ गई और फ्रांस का जो राजा था लुइस फिलिप, उसे जनता ने महल छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। ये हुआ 1848 में। इस तरीके से फ्रांस में राजतंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो गया और अब फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया जहाँ पर यूनिवर्सल मेल सफ्रेज का अधिकार मेल पॉपुलेशन को प्राप्त हो गया, यानी कि सभी जो मेल पॉपुलेशन थी उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया फ्रांस में 1848 में, जबकि फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। इसी तरह से यूरोप के जो मिडिल क्लास था उसने भी अपने अपने देशों में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए और नेशनल यूनिफिकेशन करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई और जर्मनी में मिडिल क्लास के लोग फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी में इकट्ठे हुए और उन्होंने जर्मनी की नेशनल असेंबली के लिए वोट दिया, परंतु कंजर्वेटिव्स ने लिबरल्स के इस मूवमेंट को सप्रेस्ड कर दिया 1848 में। लेकिन अब कंजर्वेटिव्स ये जान गए कि वे ज़्यादा
दिनों तक लिबरल्स को दबा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने निश्चित किया कि उन्हें अब चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना उनके लिए अब ज़रूरी हो गया है। इसलिए हैब्सबर्ग एम्पायर, रशिया, इन सभी देशों ने, यहाँ पर जो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ थी, उन्होंने ये निश्चित करा कि अपनी अपनी टेरिटरीज़ में जनता को कुछ ऑटोनॉमी दी जाए। हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें हम ये समझेंगे कि जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिड 18th सेंचुरी में जर्मनी और इटली आज की तरह एक नेशन स्टेट के रूप में नहीं थे। जैसे आज हमें जर्मनी या इटली एक नेशन के रूप में दिखाई देते हैं, वैसे मिड 18th सेंचुरी में जर्मनी और इटली एक नेशन के रूप में नहीं थे, बल्कि ये बहुत छोटे छोटी टेरिटरीज़ में बटे हुए थे। तो किस तरीके से इनका यूनिफिकेशन हुआ और ये एक नेशन स्टेट बने, वो हम जो है आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से हुआ। मिड 18th सेंचुरी में जर्मनी बहुत छोटी छोटी स्मॉल टेरिटरीज़ में बटा हुआ था और उस समय पर जर्मनी का नाम था प्रशिया। प्रशिया जो था वो एक छोटी सी टेरिटरी के रूप में रह गया था और जो जर्मनी के किंग थे यानी कि प्रशियन किंग थे वो थे विलियम वन। जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में जाना है कि 1848 में जर्मनी के मिडिल क्लास ने जिसके पास की नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है उनका प्रचार प्रसार हुआ था बड़ी मात्रा में, उसने रिवॉल्ट किया था और उसने फ्रैंकफर्ट में एक नेशनल असेंबली के लिए वोट डाला था, जिसे कि बाद में जो प्रशियन मोनार्की थी उसने आर्मी की सहायता से सप्रेस कर दिया था इस लिबरल इनिशिएटिव को, या कि लिबरल मूवमेंट जो था उसको सप्रेस कर दिया था, उसको कुचलने का काम किया था। 1848 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मिडिल क्लास ने जर्मन असेंबली के लिए जो वोट डाला था, उस इनिशिएटिव को तो पर्शिया की मोनार्की ने अपनी आर्मी की सहायता से सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था। लेकिन इसके बाद पर्शिया के राजतंत्र ने, मोनार्की ने ये समझ लिया कि हम मिडिल क्लास की जो डिमांड्स हैं उनको बहुत लंबे समय तक सप्रेस नहीं करके रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी जो डिमांड थी कि जर्मनी की सारी छोटी छोटी टेरिटरीज़ को मिला करके एक नेशन स्टेट के रूप में जर्मनी का नेशनल यूनिफिकेशन किया जाए, उसको मानते हुए इस मूवमेंट को खुद लीड करने का निश्चय पर्शिया ने किया। इस काम के लिए चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि पर्शिया का चीफ मिनिस्टर था, उसने इस कार्य को करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने 7 सालों में 3 वॉर्स लड़ी, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, जिसमें अंत में प्रशिया की विक्ट्री हुई और प्रशियन किंग केसर विलियम वन को जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया गया। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा हुआ और नए जर्मनी में करेंसी, एक बैंकिंग सिस्टम और एक जुडिशियल सिस्टम को अपना लिया गया। अब हम देखेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली कैसे एक नेशन स्टेट बना। 19th सेंचुरी के मिडिल तक इटली भी आज की तरह कोई एक नेशन स्टेट नहीं था, बल्कि वह 7 छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। इसमें से एक छोटी
स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट में इटालियन प्रिंस का शासन था। इटली के नॉर्थ हिस्से पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था। सेंट्रल इटली पर पोप का और सदर्न रीजन में स्पेन के किंग का शासन था, वो रूल किया करता था वहाँ पर। जब 1830 से 1848 तक यूरोप के अनेक हिस्सों में रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हुई, तो सार्डिनिया पीडमोंट में भी अपराइजिंग हुई, जिसको कि किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के नेतृत्व में सार्डिनिया पीडमोंट ने सप्रेस करने का काम किया। लेकिन इसके बाद सार्डिनिया पीडमोंट ने ये निश्चित कर दिया कि वह किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के अंडर में सभी इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करने का काम करेगी। इटली के यूनिफिकेशन में इटली के चीफ मिनिस्टर कैवियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने फ्रांस के साथ मिलकर के ऑस्ट्रियन फोर्सेस को युद्ध में डिफीट किया। इसी तरह से इटालियन फ्रीडम फाइटर जोसेफ गैरिबाल्डी ने भी इटालियन स्टेट्स के यूनिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैरिबाल्डी ने सार्डिनिया पीडमोंट में होने वाले अपराइजिंग में भी भाग लिया था। बाद में उसने इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करने के लिए विक्टर इमैनुअल सेकंड जो वहाँ के किंग थे उनको सपोर्ट किया था। गैरिबाल्डी ने अपनी आर्म्ड वॉलंटियर्स की जो उनकी सेना थी, जिसे कि रेड शर्ट्स के भी नाम से जाना जाता था, उसकी सहायता से और जो लोकल पीजेंट्स थे उनके सपोर्ट से साउथ इटली से स्पेनिश रूलर्स को और रोम से फ्रांस को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की थी। इस तरह से 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड यूनाइटेड इटली के किंग घोषित कर दिए गए और इटली जो है एक नेशन स्टेट के रूप में सामने आया। एग्ज़ाम के हिसाब से ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली ये इम्पॉर्टेंट है। और इटली का चीफ मिनिस्टर कौन था? कैवियर था। गैरिबाल्डी कौन था? और इटली का किंग कौन था जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ? इसी तरह से जर्मनी में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो कौन किंग था? और जर्मनी का चीफ मिनिस्टर कौन था जिसने कि जर्मनी की यूनिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट उसकी भूमिका थी? वो मेन आर्किटेक्ट था जर्मनी के यूनिफिकेशन का। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें पता होने चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा आज का ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं और इसे शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।